नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का लिखा उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। आज सुनिए इसका 13वां एपिसोड, जिसका शीर्षक है जाना गधे का वेलिंगटन क्लब में और सभापति बनना सौंदर्य प्रतियोगिता का तथा घिर जाना झुरमुट में नटखट सुंदरियों के। वेलिंगटन क्लब में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। क्लब के बड़े हॉल को कागजी फूलों, रंग रंग के गुब्बारों और रेशमी पर्दों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। हॉल के चारों ओर छोटे छोटे स्टॉलों में श्रृंगार का सामान बेचने वालों ने अपनी चीजें सजा रखी थी। सौंदर्य प्रतियोगिता के संबंध में जितना खर्च हो रहा था उसे उन स्टॉलों की कंपनियों के मालिक अपनी जेब से पूरा कर रहे थे। इन स्टॉलों में जौहरियों की दुकानें थी, लिपस्टिक और पाउडर की दुकानें थी, तेल और क्रीम की दुकानें थी, इत्र और फुलेल की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी, स्त्रियों के नाइयों की दुकानें थी, तौलियों, छतरियों, दस्तानों, जूतियों की दुकानें थी। लेकिन किताबों की एक भी दुकान नहीं थी। भला कहीं पुस्तक पढ़ने से भी सौंदर्य में वृद्धि होती है? लेडी सारेगामा गांव ने पहले तो मेरा परिचय बड़े शानदार शब्दों में क्लब के माननीय मेंबरों से कराया। बाद में वो मुझे उस बड़े हॉल में ले गई जिसका जिक्र भी मैंने ऊपर किया है। यहां सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सुंदरियां पंक्ति बनाए खड़ी थी। यहीं पर मेरा उनसे परिचय कराया गया। यह है सोलन की सुंदरी नंबर 1। आपका मतलब है सोलन विस्की नंबर 1? अरे नहीं साहब, लेडी सारेगामा गांव ने मुझे समझाते हुए कहा, सोलन में जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी उसमें वहां की रानी चुनी गई थी। प्रतियोगिता में पहले नंबर पे आई थी। ये शिमले की रानी, ये नैनीताल की रानी, ये डलहौजी की रानी, ये कोडाईकनाल की रानी, ये ऊटी की रानी, दार्जिलिंग की रानी। बारी बारी से सबसे परिचय होता गया। मैं सोचने लगा, यहां किसी कारखाने की कोई रानी नहीं है, खेतों की रानी नहीं है, बीड़ी बनाने वालों की चौल में रहने वाली रानी नहीं है, भंगी संस्था की रानी नहीं है। मैंने तो चिथड़ों में लिपटा हुआ ऐसा सौंदर्य देखा है कि सेठ क्रीम जी भाई उपटन वाला उसे देखे तो अपने सारे लिपस्टिक और पाउडर उठाकर हॉल से बाहर भाग जाए। कहां है वे सच्चे मोतियों की तरह सीपियों में छिपी हुई रानियां? लेडी सारेगामा गांव परिचय कराती जा रही थी। यह है लखनऊ की रानी, ये जलंधर की रानी, दिल्ली की रानी। ये कमला थी, मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं कान जोड़कर आगे बढ़ गया। नई दिल्ली की रानी, ये रूपवती थी, मेरी होने वाली पत्नी। न वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, न मैं उसकी ओर। मैं फिर कान जोड़कर आगे बढ़ गया। जब सब रानियों से परिचय हो चुका तो मुझे उन सब के बीच में खड़ा कर दिया गया और फोटो लेने वालों ने अपने फ्लैश बल्ब जला जलाकर मेरे बहुत से फोटो लिए। इसके बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सुंदरियों से कहा गया कि वे अपने वस्त्र उतारकर वेलिंगटन क्लब के तालाब पर तैरने का लिबास पहनकर उपस्थित हो। सुंदरियां यह सुनकर अपने अपने ग्रीन रूम में चली गईं और लेडी सारेगामा गांव मुझे स्विमिंग पूल पर ले गई। कहने लगी कि इनमें से हर लड़की अपने अपने शहर या इलाके की सबसे सुंदर लड़की है। आज हमें, मेरा मतलब है आज आपको, पूरे भारत की सबसे सुंदर लड़की का चुनाव करना होगा। इन लड़कियों में से जो एक सौभाग्यशालिनी भारत की सबसे सुंदर लड़की चुनी जाएगी उसे लॉस एंजलिस की अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। बहुत खूब लेडी सर, मैंने सिर हिलाकर कहा। मादाम, आपका नाम इतना लंबा है कि अगर मैं सारेगामा गांव को संक्षिप्त करके आपको केवल लेडी गामा कहा करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? लेडी गामा? नहीं मेरे प्यारे गधे। लेडी गामा ने बड़े प्यार से मेरा कान खींचा। ठीक उसी समय मिस रूपवती अपने ग्रीन रूम से तैरने का लिबास पहनकर निकल रही थी। उसे घूर कर हम दोनों की ओर देखा, फिर मटकते हुए स्विमिंग पूल के किनारे जा खड़ी हुई जहां बहुत से फोटोग्राफर उसके फोटो उतारने लगे। रूपवती के बाद एक एक करके अन्य लड़कियां भी अपने लिबास पहनकर आ गईं। मैंने देखा बहुत सी पश्चिमी कंपनियों के कैमरामैन भी आए हुए थे और लड़कियां विशेष रूप से अपनी सर्वोत्तम मुस्कान उनकी ओर फेंक रही थी। थोड़े समय बाद जब सब लड़कियां एकत्र हो गईं तो एक घंटी बजी। घंटी के बजते ही सब लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं और तैरने के तालाब के किनारे जो वजन करने वाली मशीन रखी थी उस पर अपना वजन देखने लगी। उस मशीन के पास एक अत्यंत दुबला पतला
और लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसके सिर के बाल आधे से अधिक श्वेत हो चुके थे। लेडी गामा ने मेरा उससे परिचय कराया। यह है मिस्टर डंकी, यह है मिस्टर के भजनानी। हाउ डू यू डू? मिस्टर भजनानी कहा। ढीचू ढीचू, मैंने उत्तर दिया। मिस्टर भजनानी बारी बारी से प्रत्येक लड़की को वजन करने वाली मशीन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का निमंत्रण देते और जब मशीन की झर्री से वजन का कार्ड निकलता तो उसका वजन अपने हाथ में लिए हुए कागज पर उस लड़की के नाम के आगे नोट कर लेते। एक नजर सिर से पांव तक लड़की के शरीर पर डालते और फिर अपने मध्यम कंपित स्वर में कहते हैं, नेक्स्ट प्लीज। लेडी गामा ने कहा, मिस्टर भजनानी बड़ा दिलचस्प आदमी है। देखिए, इनकी आयु इतनी हो गई है लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। फिर ये स्त्रियों के वजन के बारे में क्या जानते होंगे? मैंने कहा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेडी गामा ने हंसकर कहा। वजन बताने के लिए मशीन जो है, देखिए, ये मिस्टर भजनानी का आविष्कार है। ये मशीन दूसरी वजन करने वाली मशीनों से जरा भिन्न है। देखिए, कार्ड देखिए, ये मशीन इकट्ठा वजन भी बताती है और अलग अलग वजन भी बताती है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मशीन बताती है कि सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़की का वजन पांव से धड़ तक कितना होता है, धड़ से गर्दन तक कितना होता है और गर्दन से खोपड़ी तक कितना होता है, और खोपड़ी के भीतर दिमाग कितना है। क्या इसका वजन भी ये मशीन बताती है? मैंने कहा। नहीं, लेडी गामा बोली, मगर हमें इसके जानने की जरूरत भी क्या है? सीधी बात है, मैंने कहा। भला दिमाग का सौंदर्य से क्या संबंध? लेडी गामा बोली, मिस्टर भजनानी ने हालांकि शादी नहीं की लेकिन इन्होंने स्त्रियों का वजन मापने की ये विशेष मशीन तैयार कर ली है। इसके अतिरिक्त मिस्टर भजनानी का एक कमाल यह है कि इन्होंने पूरा जीवन ये प्रमाणित करने में व्यतीत कर दिया कि 2 और 2 5 होते हैं। 4 नहीं होते? मैंने मिस्टर भजनानी से पूछा। नहीं, पूरे विश्वास से बोले, 2 और 2 5 होते हैं। मैं गणित विद्या के 10 नियमों से प्रमाणित कर सकता हूं कि 2 और 2 5 होते हैं। आप किसी दिन सेवक के यहां पधारिए। मिस्टर भजनानी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा कर बोले, मैं आपको विश्वास दिला दूंगा और प्रमाणित कर दूंगा। इतने में कमला की बारी आ गई और मिस्टर भजनानी 3 5 भूल गए। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि कमला को मुस्कुरा कर कहना पड़ा, वजन प्लीज। मैं आगे बढ़ गया। यहां एक कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी के आगे एक इस प्रकार की ढालदार तिपाई पड़ी थी जैसे जूतों की दुकान पर जूते पहनने वालों के सामने पड़ी होती है। अपने वजन का कार्ड लेकर हर लड़की यहां आती थी और सैंडल खोलकर उस तिपाई पर अपना पांव रख देती थी। यहां क्या ऐसे नए जूते मिलेंगे? मैंने लेडी गामा से पूछा। नहीं तो, वो हंसकर बोली। और फिर तिपाई के पास जो गंजे सिर वाला, मुड़ी नाक वाला, गोरा चिट्टा बूढ़ा आदमी चश्मा लगाए बैठा था, उससे परिचय कराते हुए बोली, ये मिस्टर दारू वाला है। आप यहां पर क्या करते हैं? मैंने बेचैन होकर फिर पूछा। क्या बाटा की एजेंसी ले रखी है? अरे नहीं प्यारे गधे, तुम सचमुच गधे हो। लेडी गामा बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, मिस्टर दारू वाला यहां पर लड़कियों के पांव की बनावट देखते हैं और टखनों की गोलाई नापते हैं। ओ, मैंने हैरान होकर कहा, ये अपने काम में बड़े निपुण हैं। बंबई में आप क्या करते हैं मिस्टर दारू वाला? मैंने पूछा। जी, मेरा घुंघरू बनाने का कारखाना है। दारू वाला अपनी चश्मा नाक पर ठीक से बिठाते हुए बोले, इसलिए पांव की बनावट और टखनों की गोलाई के बारे में जो मैं जानता हूं वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। बेशक बेशक, मैंने सिर हिलाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। लेडी गामा ने कहा, देखा, ये सब कलाकार आपकी सहायता के लिए इकट्ठे कर दिए गए। आपकी बड़ी कृपा है, मैंने झुककर कहा। आगे जाकर क्या देखा कि वही लड़की जो मिस्टर दारूवाला से अपने पांव की बनावट और टखनों की गोलाई का अनुमान ले रही थी, यहां पर तांडव नृत्य जैसा एक पोज देकर अपनी जांघों और पिंडलियों का नाप दे रही है। यहां पर एक व्यक्ति कंधे पर फीता डाले अपनी चुग्गी दाढ़ी खुजाता हुआ पहले जांघों की, फिर घुटनों की, फिर पिंडलियों के फीतों से नाप ले रहा था। शायद ये कोई दर्जी है। मेरे मुंह से निकल गया, अश। लेडी गामा ने मुझे जल्दी से चुप कराते हुए कहा, अरे आप नहीं जानते इन्हें? ये तो हमारे शिल्प तथा मूर्ति कला के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं मिस्टर खटखट खंडलिया। एलोरा में जितनी स्त्रियों की मूर्तियां हैं उन सब की जांघों और पिंडलियों के नाप इन्हें जबानी याद है। हाँ, लेकिन अपनी पत्नी का नाम याद नहीं। बहुत खूब मिस्टर खटखट खंडलिया, आप जैसे कलाकार से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा। मिस्टर खटखट खंडलिया ने मानो पहचानने का प्रयत्न करते हुए कहा, पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है। शायद बाराबंकी में आपके दर्शन हुए होंगे। मैंने यूं ही उनका मन रखने के लिए कह दिया।
क्योंकि ऐसे चुगत से कौन गधा मुलाकात करना पसंद करेगा। नहीं, बाराबंकी में नहीं। मिस्टर खटखट खंडलिया ने अपनी उंगली मेरी ओर नचाते हुए कहा, अब याद आया, सांची में आप ही से मुलाकात हुई थी। सांची में? लेकिन मैं तो कभी सांची नहीं गया। कुछ खींच कर मैंने कहा, आप झूठ बोलते हैं, मैंने आपको वहां देखा है। सांची में पत्थर की प्लेट नंबर 11 पर एक भिक्षु भगवान बुद्ध के दर्शन करने जा रहा है। उसके पीछे पीछे एक गधा चल रहा था। आप वही गधे? मैं तो गलती नहीं करता हूं। मिस्टर खटखट खंडलिया ने दोबारा कहा, तो आप बिल्कुल वही गधे हैं, बिल्कुल वही जांघ है, वही पिंडलियां। मैं आश्चर्यचकित था। इतने में लेडी गामा ने कहा, देखा इनका कमाल, ये आदमियों को देखकर पत्थर की मूर्तियों का अनुमान नहीं करते, ये पत्थर की मूर्तियों को देखकर आदमियों और चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं हैरत में रह गया, क्या खूब चीज है ये भी। जब मैं वहां से चलने लगा तो मिस्टर खटखट खंडलिया ने मुझसे पूछा, भाई वो भिक्षु कहां है? मैंने जलकर कहा, वहीं सांची में होगा। मिस्टर खंडलिया के चेहरे पर संदेह के चिन्ह उत्पन्न हुए। शायद वे सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, वो सांची वाला गधा यहां कैसे आ गया, लेकिन भिक्षु वहीं पत्थर की प्लेट पर जमा रहा, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इतने में एक लड़की अपनी पिंडलियों का नाम देने के लिए उनके सामने आ गई और मिस्टर खटखट खंडलिया अपना फीता लेकर अपने काम में लग गए। आगे चलकर प्रोफेसर बाके बिहारी आह बनारसी और जनाब हामिद हसन वाह लखनवी खड़े नजर आए। प्रोफेसर बाके बिहारी आह बनारसी हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे और जनाब वाह लखनवी उर्दू जबान के माने हुए शायर। आह बनारसी को हिंदी और संस्कृत में कूल्हे के विषय पर समस्त बड़े क्लासिकल कवियों की अछूती उपमाएं कंठस्थ थीं। वाह लखनवी को कमर के संबंध में उर्दू और फारसी के हजारों शेर याद थे। आह बनारसी कूल्हा विशेषज्ञ थे तो वाह लखनवी कमर विशेषज्ञ। दोनों शेर पढ़कर नंबर देते थे। मैंने वाह लखनवी से कहा, वाह साहब? वो बोले, हाँ साहब। मैंने कहा, वाह साहब, लखनऊ की जो मलिकाए हुस्न होगी, सुनते हैं कि उसके तो कमर ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? वाह लखनवी ने कहा, ऐसे मौकों के लिए मैं हमेशा एक खुर्दबीन रखता हूं। वाह लखनवी ने जेब से एक छोटी सी खुर्दबीन निकालकर दिखाते हुए कहा। मैं उनकी सूक्ष्मदर्शिता की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ गया। बस इसी प्रकार एक के बाद एक तालाब के किनारे दर्जनों कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। छाती से सिर के बालों तक के हर प्रकार के कलाकार थे। हर लड़की के पास फॉर्म था, उस फॉर्म के साथ एक फोटो लगा हुआ था। हर कलाकार नाप तोल करते हुए ठीक ठीक कड़े फॉर्म में भर देता और अपनी राय लिख देता। इसी प्रकार छाती, बाहें, होंठ, आंखें, बाल, कान, हर चीज का नाप हो रहा था और बड़ी गंभीरता से उसके संबंध में राय दी जा रही थी। एकाएक मुझे अनुभव हुआ मानो मैं किसी क्लब में नहीं लाया गया हूं, किसी निर्जीव कारखाने की मशीनों की खटखट से गूंजते हुए हॉल में खड़ा हूं, किसी तैरने के तालाब के किनारे नहीं, स्त्रियों के कारखाने में खड़ा हूं। यहां स्त्रियां बनती हैं जिस तरह साइकिलें बनती हैं या मोटरें बनती हैं। यह असेंबली लाइन है जहां पर विभिन्न कलाकार टखनों, जांघों, पिंडलियों, कूल्हों, बाहों, होठों, गालों को नाप कर, तौल कर और विभिन्न अंग जोड़ जोड़ कर स्त्री बना रहे हैं। सुंदरता की रानी, मलिकाए हुस्न, ब्यूक सुपर डीलो, स्त्री आसन 56 की स्टूडिवेकर, सनबीम टॉयलर 56। 2-3 घंटे यही नापतोल जारी रही और हिसाब किताब होता रहा। अंत में जब सब सूचियां बन चुकी, सारे फॉर्म भर गए, तो ये समस्त सूचियां और उसके साथ नत्थी किए हुए फोटो मुझे दे दिए गए और उसके अध्ययन के लिए मुझे पौन घंटा दे दिया गया, जिसके बाद मुझे अपना फैसला सुनाना था और भारत की सबसे सुंदर लड़की की घोषणा करनी थी। मैंने समस्त सूचियां बड़े ध्यान से देखी, फोटो भी ध्यान से देखे, आंकड़ों को जांचा, परखा, अपने मन में विभिन्न छातियों, होठों, बालों, बाहों का अनुमान लगाया। उसके बाद अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हो गया। फैसला करने में मुझे मुश्किल से आधा घंटा लगा। लेडी गामा हैरान रह गई, इतनी जल्दी आपने सब सूचियां पढ़ डाली और फैसला कर लिया? हाँ, तो ठीक है, चलिए क्लब के हॉल में, वहां शहर के सब बड़े लोग और शहर की बड़ी बड़ी सुंदरियां आपका फैसला सुनने के लिए बेचैन है। अब इसके बाद क्या होता है? जब गधे साहब क्लब के बड़े हॉल में जाते हैं और माननीय नागरिकों को सम्मुख जाकर भाषण देते हैं और सौंदर्य प्रतियोगिता का फैसला सुनाते हैं। ये सुनेंगे हम अगले एपिसोड में, जिसका नंबर होगा एपिसोड नंबर 14। आवाज मंजीत ठाकुर की और उपन्यास आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र का लिखा एक गधे की आत्मकथा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और हम सबका हौसला बढ़ाएं। हम एक अच्छा साहित्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।